आप सभी को जय हिंद। हिंद एकेडमी के द्वारा उत्तर लेखन कौशल का एक कोर्स लॉन्च किया जा रहा है आने वाले समय में। तो उस कोर्स से जुड़ी हुई इसमें कुछ जानकारी है, साथ ही साथ यहां पर उत्तर लेखन कौशल क्यों जरूरी है उस पर भी चर्चा की गई है। तो जो उत्तर लेखन कौशल के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए भी ये उपयोगी है, देख सकते हैं इसको। साथ ही साथ वो लोग जो कोर्स के बारे में जानना चाह रहे थे उनके लिए भी यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराई गई है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग उत्तर लेखन कौशल से। आप लोग जब भी पीएससी की तैयारी शुरू किए होंगे उसके बाद से इस शब्द से बहुत ज्यादा परिचित हो गए होंगे। हर कोई एक ही बात कर रहा होता है, उत्तर लेखन उत्तर लेखन उत्तर लेखन उत्तर लेखन कौशल, आंसर राइटिंग तमाम। आप लोग इस बात को बहुत जल्दी या तो समझ चुके होंगे या बहुत ऐसे लोग होंगे जो नहीं समझ पा रहे होंगे कि आखिर इस शब्द की इतनी चर्चा क्यों होती है। जब आप किसी का इंटरव्यू सुन रहे होते हैं, जब किसी अच्छे टीचर को सुन रहे होते हैं तो बार बार वो यही आपसे कह रहा होता है, यही समझा रहा होता है कि अगर आपने ये तय कर लिया है कि एमपीपीएससी में आप बेहतर रिजल्ट देना चाहते हैं तो सब बातों को भूलकर एक बात मेरी मान लो, सुन लो या याद रख लो, वो ये है कि आपको उत्तर लेखन में बेहतर होना पड़ेगा। आपने ये बहुत सुना होगा, बहुत कम लोग इस पर यकीन कर पाते हैं या खुद को विश्वास दिला पाते हैं कि ये सही कह रहा है, बाकी सब लोग बाहर की चीजों में उलझे रहते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझो कि उत्तर लेखन को, आंसर राइटिंग को या उत्तर लेखन कौशल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। देखो, कारण इसका साफ सा है, उसको एक एग्जांपल से समझो कि गाड़ी कितनी भी महंगी हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या कुछ भी वाहन आपके पास हो, कितना भी महंगा हो, कितना भी अच्छा हो, कहीं से भी लिया गया हो, उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी है फ्यूल। इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हो कि एमपीपीएससी को अगर आपको पास करना है, कुल मिलाकर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूल भरना पड़ेगा। कितना फ्यूल भरना पड़ेगा, उतना तो भरना ही पड़ेगा जो उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी है। तो जैसे एक वाहन के लिए डीजल पेट्रोल क्या होता है, उसका फ्यूल होता है, उसी तरीके से इस एग्जाम के लिए जो फ्यूल होता है वो है उत्तर लेखन। आप कितनी ही मेहनत कर लें, बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हैं और हैरान भी हैं और उनके मन में प्रश्न भी है कि इतनी मेहनत के बाद, इतने संसाधन लगाने के बाद, यहां जाने के बाद, वहां जाने के बाद, इतनी सुविधाएं जुटाने के बाद बहुत अच्छा परिणाम या रिजल्ट नहीं है। कारण क्या है? कारण यही है कि आपके पास हो सकता है करोड़ रुपए की गाड़ी हो पर डीजल ही नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो क्या काम की। तो ऐसे ही आपकी मेहनत कभी कभी क्या है, व्यर्थ जा रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको 3 साल हो गए, 3 मेंस लिख दिए, 4 लिख दिए, दिन रात पढ़ा, पर जब पूछा जाता है कि उत्तर लेखन में क्या स्थिति है तो कहते हैं कि ठीक ठाक ही है। तो उस समय आपको यह समझना चाहिए कि यह तो आपका फ्यूल था, वो आपके पास कम है, तो आप कैसे आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। तो उत्तर लेखन क्या है, इस एग्जाम का फ्यूल है। गाड़ी भड़ी थोड़ी बहुत कम बढ़ चल सकती है पर फ्यूल आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। तो यही कारण है कि उत्तर लेखन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, खास करके इस एग्जाम के लिए, किसी भी रिटन एग्जाम के लिए। अब आप ये समझो कि अगर इतना ही जरूरी है उत्तर लेखन, और ये जो एमपीपीएससी की सब लोग तैयारी करते हैं तो इसको करते क्यों नहीं, कर क्यों नहीं लेते। सबने बता दिया है, आपने भी बताया है और पूरी दुनिया यही बताती है, हर टीचर यही बताता है, हर सिलेक्टेड जो पर्सन है वो भी यही बताता है और जितनी भी सोर्स हैं उनमें भी यही बात होती है। तो फिर ये जो तैयारी करने वाला स्टूडेंट है, जो ये चाहता है कि अब वो पीएससी कर ही इसलिए रहा है कि उसको एक दिन वहां पहुंचना है अपनी मंजिल पर, तो फिर इसको करता क्यों नहीं। कारण इसके पीछे साफ सा है कि तैयारी करने वाला जो छात्र है या छात्राएं हैं, जो एस्पिरेंट है, वो क्या करता है ना, इसको एक कार्य मानता है। और जब आप इसको एक कार्य मानते हो ना, तो आप देखना कि आपके पास किसी कार्य को करने और नहीं करने के क्या होते हैं, बहाने होते हैं। क्योंकि ये जो उत्तर लेखन कौशल है
ये कोई काम नहीं है, ये आपके लिए क्या है, तैयारी करने वालों के लिए एक चुनौती है। जब तक आप इसको चुनौती के रूप में स्वीकार नहीं करते हो तब तक आप देखना कि आप उत्तर लेखन कौशल सीख ही नहीं पाते। अब यहां पर थोड़ा सा हो सकता है जटिल हो गया हो समझने में आपके लिए, मैं समझा दे रहा हूं कि कार्य का मतलब क्या है और चुनौती का मतलब क्या है। कार्य का मतलब यह होता है कि आपको कोई काम करना है, पता जरूर है, पर आप उस काम को करने के लिए बहुत सारे फेवरेबल कंडीशन ढूंढने लगते हो। तो इस तैयारी करने वाले जो लोग हैं इनको पता है कि उत्तर लेखन उनको करना है, करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, पर वो समझते कि हां इस पीएससी के दौरान हमको इसको करना है, ये हमारा काम है। और फिर उसके बाद जैसे ही वो ये तय करते हैं कि ये हमारा काम है, फिर वो देखते हैं उसके बहाने, और उनको उसके पर्याप्त बहाने मिलने शुरू हो जाते हैं। क्या है, अभी सिलेबस बदला है, न्यू सिलेबस है, पढ़ा नहीं है, अभी नोट्स नहीं बने हैं, अभी रिवीजन नहीं हुआ है, अभी तो कुछ दिन पहले 2 उत्तर लिखे थे, चेक कौन करेगा, चेक करने वाला कोई नहीं है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है। आप देखेंगे कि इसमें से 1-2 बहाने आपके पास जरूर होंगे। अभी सिलेबस बदला है, अभी नोट्स बना ही रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही लिखा था, अभी रिवीजन नहीं किया है, जब याद ही नहीं आएगा तो क्या लिखूंगा, अभी कुछ दिन पहले 2 उत्तर लिखे थे पिछले हफ्ते, अब क्यों लिखूं, अभी टेस्ट सीरीज दी थी कुछ दिन पहले, अब क्यों लिखूं, हमारा लिखते तो है पर चेक कोई नहीं करता, तो लिखने का क्या फायदा। ऐसे तमाम प्रश्न जो हैं या बहाने मैं कह दूं उनको, आपके सामने हमेशा बने रहते हैं और फिर वो काम आपका काम के जैसे चलते रहता है। पर अगर आप उसको चुनौती के रूप में स्वीकार कर लें तो फिर आप देखना कि ये उत्तर लेखन आप सीख जाएंगे। पर चुनौती के रूप में ये कहा गया है किसमें, मनोविज्ञान में। किसमें, मनोविज्ञान में ये कहा गया है कि 10% आबादी ही सिर्फ ऐसी होती है जो किसी काम को चुनौती के रूप में स्वीकार करती है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप किसी काम को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हो तो उसका मतलब यह होता है कि वहां पर ये जो बहाने हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो उत्तर लेखन बहुत सारे लोग इसलिए नहीं सीख पाते इतना जरूरी होने के बाद भी, क्योंकि उनको लगता है कि ये एक काम है जिसको हमको पीएससी की तैयारी के साथ इसको करना पड़ेगा, चुनौती के रूप में नहीं स्वीकार करते। और जैसे ही वो उसको अपना एक काम मानने लगते हैं वैसे ही उनके पास बहुत सारे वैलिड से क्या हो जाते हैं, रीजन या बहाने जो है बन जाते हैं, और उसके आधार पर फिर उसको डिले करते जाते हैं, और डिले करते करते एक लंबा समय ऐसे निकल जाता है कि फिर ये जो कौशल है वो कौशल नहीं, बस उत्तर लेखन ही बच पाता है। उत्तर लिखते हैं पर उसमें किसी प्रकार का कोई कौशल नजर नहीं आता। कैसे समझो इस बात को, आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हो कि आपको अगर 3 से 4 महीने इस एग्जाम की तैयारी करते हुए हो गए हैं, ठीक है, या फिर आपका पहला महीना ही चल रहा है, आप इसकी तैयारी कर रहे हो, आप देखोगे कि आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको अभी भी 3-4 महीने की तैयारी के बाद भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, बहुत जटिल क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा, पर सामान्य क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं देखता हूं कि 2-2, 3-3 साल बाद भी जब उनसे कहते हैं कि इस बात की प्रासंगिकता क्या है, वो कहते इसका मतलब क्या है, तब मैं समझ जाता हूं कि ये जो कौशल है ये शून्य है। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि उस प्रश्न में जो हमको बिंदु लिखने हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से डायमेंशन यहां पर पूछे गए हैं। तो आप समझ जाना कि आप जो है इस कौशल की जो दिशा है उसमें सही नहीं जा रहे हो। क्यों, क्योंकि ऐसा ही है ना कि आपके पास गाड़ी है पर दौड़ाने वाली सड़क की आपको पता ही नहीं कि ये जाती कहां है। तो जो रोड पे चलता है उसको पता भी तो होना चाहिए कि ये जाती कहां है। वैसे तो चलने वाले सब चले ही जाएंगे, अब जहां ले जाएगी सड़क तो वहां पहुंच ही जाएंगे, पर बहुत अच्छे लोगों को ये पता भी होता है कि ठीक है ये सड़क यहां जा रही है।
तो जब आप कुछ कर रहे होते हो तो आपको हमेशा अपना मूल्यांकन करने के लिए पता तो होना चाहिए कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं उससे प्रश्न बन रहे कि नहीं बन रहे, हमको जो पढ़ाया जा रहा है उससे प्रश्न बन रहे कि नहीं बन रहे, क्या हमने जो पढ़ा है उसमें आने वाले एग्जाम में प्रश्न इससे पूछे गए कि नहीं पूछे गए, हमको जो पढ़ाया जा रहा है वो इस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है, और अगर हम उस चीज को पढ़ रहे हैं तो क्या हम उस एग्जाम के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। मैं कभी नहीं कहता कि 6 पेपर एक साथ उठाओ और मैं आपसे कह दूं कि 6 पेपर हैं लिख के बताओ, नहीं, मैं कहता हूं कि अगर आप एक टॉपिक भी पढ़कर आए हो, एक टॉपिक, कोई छोटा सा भी टॉपिक आप पढ़कर आए हो, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखो और आप ये ऑब्जर्व करो कि आपको जब ये पढ़ाया गया है, आपने इसको पढ़ लिया है, तो हो सकता है सही गलत हो, पर उस क्वेश्चन का क्या आप जवाब दे पा रहे हो, क्या उसको लिख पा रहे हो। ना आप उस क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हो ना लिख पा रहे हो, तो इसका मतलब समझ जाना कि आप जो पढ़ रहे हो या आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो दोनों ही व्यर्थ है, किसी के काम का नहीं है। बस होना यह है कि एक लंबा समय पास होते जाएगा और अंत में जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो ना आपको वो समझ में आएगा, ना आप लिख पाएंगे और ना कुछ होगा। तो उत्तर लेखन क्या है ना, जरूरी होता है, ठीक है। तो ये मनोविज्ञान में कहा गया है कि बहुत कम लोग इसको चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, वो लगभग मोटे तौर पर 10% और उससे कम की भी संभावना जाहिर करते हैं। जब आप चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं तो अभी हाल में पैरालंपिक में आप गोल्ड मेडल से अंदाजा लगा सकते हो। 2 व्यक्ति थे, एक वो व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है, संसाधन की बात नहीं कर रहा मैं, शरीर की बात कर रहा, सब कुछ था, उसके पास आंख भी थी, उसका विजन भी अच्छा था, उसके हाथ और पैर भी सब कुछ अच्छे हैं, पर वही तीर 10 और 9 के बीच लग रहा है, और एक वहीं पर एक जिसके हाथ नहीं है, पैर से और अपनी एक आंख से निशाना सिर्फ 10 पर लग रहा है। कारण क्या है? तो जब उससे पूछा गया कि ऐसा क्या कारण है कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, आपके पास संसाधन भी नहीं, समाज का इतना आपको मोटिवेशन भी नहीं, प्रोत्साहन भी नहीं, फिर क्या? तो अधिकतर लोगों का एक ही जवाब है कि संसाधनों से ज्यादा हमने अपने काम को चुनौती के रूप में स्वीकार किया, और यही कारण है कि हम अपने काम में परफेक्शन की ओर आगे बढ़ गए। तो जब आप इसको चुनौती के रूप में स्वीकार करने लगते हो तो यहां से ये जो पॉइंट है अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अपरंपार है। एक कहने लगता है कि क्वेश्चन कहां है, कौन से क्वेश्चन लिखें। अरे कौन से क्वेश्चन क्या लिखें, जिससे आप पढ़ रहे हो उसी का एक क्वेश्चन बना लो, और उस क्वेश्चन को आपको देखना है कि 50 से 60 शब्दों में हमको लिखना है, लिख लो 50-60 शब्दों में। कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, माहौल नहीं है, मुहूर्त नहीं है, ये सब किनके हैं? जिनके लिए काम है, जिनके लिए चुनौती है, वो कुछ नहीं है। क्वेश्चन होता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उसको उठाते हैं, लिखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब एक बात मैं जो आपसे कहना चाह रहा था वो ये, इस कोर्स से जुड़े हुए लोग और इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले लोग इस बात को बहुत ध्यान से और स्पष्ट रूप से सुनना और समझना। क्या हुआ है कि आपको ऐसा लगता है या फिर भ्रम है कि ये जो उत्तर लेखन कौशल है या दुनिया का कोई भी कौशल है बाजार में बिकता है। आपकी ये सोच हो सकती है कि दुनिया की हर एक चीज खरीदी जा सकती है और वो बाजार में बिकती है, पर कौशल ना खरीदा जा सकता है और ना ही वो बाजार में बिकता है। अगर खरीदा जा सकता तो दुनिया का हर एक कौशल विकसित देशों में होता। भील जो चित्रकला है, गोंडी जो चित्रकला है, वो जंगलों में ना पनप रही होती, या कुछ ऐसी कोई विरासत जो कला की मोहताज है, कौशल की मोहताज है, वो सिर्फ विकसित देशों के पास होती, किसी गरीब राष्ट्र के पास ना होती या गरीब समाज में ना होती। तो ये गलतफहमी है कि कौशल को खरीदा जा सकता है। फिर बाजार में बिकता क्या है? देखो, बाजार में जो चीज बिकती है वो होते हैं उसकी सिद्धांत, उसकी बारीकियां, उसकी एक रूपरेखा, उसका एक मार्ग, दिशा निर्देश। समझ रहे हैं इस बात को? तो उत्तर लेखन कौशल के नाम से जब कोर्स आता है या कोई प्रोग्राम शुरू होता है तो आपका पहले से ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस चीज को ज्वाइन कर लेना है या पे कर देने से आपका कौशल आ गया है। अगले दिन पूछ रहे हो मेरी आंसर राइटिंग कहाँ है? तुम्हारी आंसर राइटिंग तुम्हारे ही पास है।
फिर आप कहोगे ये कोर्स क्यों खरीदा। देखो मैं आपको ये समझा दे रहा हूं कि कोई भी जो कौशल होता है उसमें दो पक्ष होते हैं। एक उसका सैद्धांतिक पक्ष होता है, क्या होता है, एक सैद्धांतिक पक्ष या उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, और उससे बड़ा या ज्यादा महत्व रखने वाला उसका होता है व्यवहारात्मक पक्ष। क्या होता है, व्यवहारात्मक पक्ष होता है। ये जो सैद्धांतिक पक्ष है, कौन सा, ये जो सैद्धांतिक पक्ष है, उस पक्ष को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, आपको बताया जा सकता है, आपको याद भी कराया जा सकता है। तो याद कराना, समझाना, बताना किसका काम होता है, वो होता है एक टीचर का काम। तो एज अ टीचर या एज अ इंस्टीट्यूट आपको उत्तर लेखन कौशल में सिर्फ क्या किया जा सकता है, उसके सिद्धांतों से, बारीकियों से परिचित कराया जा सकता है। तो जब आपसे कहा जाता है कि ये उत्तर लेखन कौशल का एक कोर्स शुरू हो रहा है, तो आप समझ जाना कि इसमें हमको क्या दिया जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा जो पक्ष होता है वो होता है व्यवहारात्मक पक्ष, और व्यवहारात्मक पक्ष जो है इसका वो आता है अभ्यास से, और अभ्यास किसको करना पड़ता है, वो सिर्फ करना पड़ता है स्टूडेंट को। आप इसके दोनों पक्षों को स्वीकार ही नहीं करते, आपको बस लगता है कि ये वाला काम है, इनको पे किया है, अब पूरी जिम्मेवारी इनकी, टीचर की, स्टूडेंट की है। और फिर क्या होता है, ये जो टीचर या इंस्टीट्यूट है आपके दिलासे के लिए, आपकी चीजों के लिए फिर वो सब करने तैयार हो जाते हैं जो शायद उत्तर लेखन कौशल से दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं रखते। अगर उत्तर लेखन कौशल वास्तविक रूप में सिखाया जाता है या जो होता है, तो आप देखेंगे कि उनकी चीजों को परिचित बस कराया जाता है, फिर आपके हवाले चीजों को छोड़ने का प्रयास किया जाता है कि ठीक है अब आपको ऐसे करना है। जब आप उसको कई बार करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर वो स्किल आ जाती है धीरे धीरे। बाकी आप देखेंगे कि आप जब यहीं परेशान करने लगते तो फिर टीचर ही आखिरी में क्या करने लगता है, खुद ही उत्तर लिखने लगता है। ये उत्तर देखो ऐसे, टीचर ही, आप वहां से ताली बजा रहे हो, वीडियो देख रहे हो, उत्तर टीचर ही उत्तर लिख रहा है, आप क्या करें। क्यों, क्योंकि आपको इस बात के लिए मोटिवेट ही नहीं कर पा रहा है कि ये काम आपका है, पैसे देने के बाद भी आपको ही सब कुछ करना है। आप कह रहे नहीं हमने पे किया है, आप ही करोगे सब कुछ। तो टीचर ही अभ्यास कर रहा है, फिर उत्तर लिख के दिखा रहा, फिर आपको मॉडल उत्तर बना के देने लगा। और क्या करोगे प्रभु, ये भी ले लो, मॉडल उत्तर ले लो, आंसर ले लो। आंसर राइटिंग करने आप जाते हो, आपके उत्तर चेक होने चाहिए, टीचर मॉडल बना के देने लगता है। फिर आप मॉडल लेकर बहुत खुश होते हो, घर आ जाते हो, ठीक है अरे मॉडल मिल गया। आप कभी उस उत्तर को अपनी कॉपी में लिखकर देखना, तो मॉडल उत्तर कैसे हुआ, तो कंटेंट हुआ। तो आप कंटेंट के लिए गए थे कि मॉडल उत्तर के लिए गए थे, आप ही तय नहीं कर पाते हो कि आप किस लिए गए थे। तो जब आप ही तय नहीं कर पाते हो कि आप जा कहां रहे हो, जाना कहां था, तो आपको दूसरा कैसे ले जा सकता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको जब पता होगा तब ना आपको कोई मार्गदर्शक या आपका मेंटर आपको कहीं तक छोड़ेगा। आपको ही नहीं पता तो वो कहां छोड़ दे। वो तो वैसे ही है ना कि एक अंधे व्यक्ति से पूछ रहा है आपको कहां जाना है, वो कह रहा है मुझे नहीं पता, कहां छोड़ोगे उसको, कहीं नहीं छोड़ोगे, बस उसको कहीं तक तो छोड़ ही दोगे जहां तक उसको अच्छा लग रहा है। फिर वो कहने लगेगा कहां ले जा रहे, वो कहे कहीं नहीं ले जा रहा, यहीं बैठना है आपको, बैठा देगा, निकल लेगा। क्यों, क्योंकि जब आपको ही पता नहीं आपको कहां जाना है तो दूसरा आपको कहां ले जाएगा, कहीं नहीं ले जाएगा। जहां आप संतुष्ट होंगे वहां आपको ले जाके छोड़ देगा। तो यही होता है, टीचर ही आखिरी में क्या करने लगता है, उत्तर लिखने लगता है। क्यों, आपको लिखना ही नहीं, क्या करे, एक बार बोलता है, दो बार बोलता है, तीन बार बोलता है, आखिरी में कहता है ठीक है हम ही लिखते हैं, देखो इसका उत्तर ऐसे लिखना है, खुद ही लिख दिया। फिर आपने कहा कि इसको हम नहीं, तो उसने कहा ठीक है ना, परेशान मत हो, हम दे रहे हैं ना मॉडल, ठीक है जाओ घर जाओ। 2 पेज और निकलवाए, मॉडल दिया, आप खुश होकर घर आए। उस मॉडल को मॉडल तब आप कह सकते हो ना जब आप उसको अपनी कॉपी में लिखो और वो उसमें सिमट जाए। आप देखना कि आप अगर मॉडल उत्तर के कंटेंट को कॉपी में लिखो तो एक ही उत्तर में आपकी पूरी कॉपी भर जाए। तो वो मॉडल नहीं, वो कंटेंट था जो आपको चाहिए था, आप ले आए, आप खुश हो गए। तो आज तक मैंने किसी को मॉडल नहीं दिया,
वो सब लोग यही मांगते रहते, मैं कहता मैं नहीं दूंगा। जब तक हिम्मत है तब तक तो नहीं दूंगा, जब उसके बाद फिर लगने लगेगा कि नहीं आपके जैसा ही होना पड़ेगा, फिर उसके बाद देना शुरू कर दूंगा। पर अभी तो इतनी ताकत है कि आपका अपोज कर सकता हूं मैं, ठीक है, नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, लेना है तो लो, नहीं तो नहीं लो। अब यहां पर ये जो पॉइंट है माइंड सेट जैसा, ये थोड़ा सा मोटिवेशनल लग सकता है, पर ठीक है, कुछ चीजें आपको स्वीकार करनी पड़ेंगी। और स्वीकार क्या करना है कि मनोविज्ञान अब तो आपके सिलेबस में भी जुड़ गया है। मनोविज्ञान ये कहता है, मनोविज्ञान की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कौशल मनोविज्ञान का विषय है, ठीक है। कौशल क्या है, मनोविज्ञान का विषय है। उसके लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखोगे कि ये मनोविज्ञान का विषय इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग डिग्री कर लेते हैं, कहां से, जहां से चाहे वहां से कर लेते हैं। डॉक्टर एमबीबीएस एमडी होने के बाद इंजेक्शन नहीं लगा पा रहा, इंजीनियर इंजीनियरिंग करने के बाद गिट्टी रेत सीमेंट का अनुपात नहीं बना पा रहा, एग्रीटेक वाले फसल में कीड़े नहीं रोक पा रहे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जो सैद्धांतिक पक्ष है, जो आपको लगता है, वो आपको वो चीज नहीं सिखा सकता जिसका व्यवहारिक रूप में उपयोग होता है। इसीलिए होता क्या है, इसीलिए होता यह है कि वहां से जाने के बाद रोड पर ही आना पड़ता है। तो बीटेक करने के बाद भी कहां जाते हैं लोग, गांव जाते हैं, वहां की नालियां देखते हैं, फिर वहां पर 3 दिन के लिए बोलते काम करते, इससे एक्सपीरियंस मिल रहा। कुल मिलाकर सीधा सा मतलब ये है, यहां पर समझ जाओ कि सैद्धांतिक पक्ष उतना काम नहीं आता है जितना आपका क्रियात्मक या व्यवहारात्मक पक्ष काम आता है, मतलब आपका किया हुआ। तो यहां पर माइंड सेट के बारे में मैं आपको बता रहा था कि मनोविज्ञान जो है वो क्या कहता है। मनोविज्ञान कहता है कि आप जो कार्य करते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं या जो आपके व्यवहार में होता है, जिसका आप प्रदर्शन करते हैं, वो 90% आप अपने माइंड सेट से करते हैं। और ये जो कार्य और व्यवहार है, अगर वो किसी दूसरे की वजह से हो रहा है तो वो सिर्फ 10% ही प्रभावित हो सकता है। इसको बताने का मतलब क्या था, इसको बताने का मतलब सिर्फ यही था कि जब तक आप उत्तर लेखन कौशल नहीं सीखना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे, तो मैं सिर्फ 10% तक का ही योगदान उसमें कर सकता हूं, बाकी 90% आपको ही करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर लेखन कौशल के लिए कोर्स की जगह माइंड सेट की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कोर्स को खरीदने के बाद आप 10% ही ना अपना माइंड सेट बना पाओगे, 90% तो आपके पास है। तो उत्तर लेखन कौशल का जो कोर्स है उसमें मेरा योगदान सिर्फ 10% तक ही मैक्सिमम हो सकता है, बाकी 90% आपका ही रहेगा। इसीलिए मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि अगर आप मेरे से 90% की उम्मीद रखते हो या किसी से भी रखते हो तो वो आपकी कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। जब मनोविज्ञान ही उसकी इजाजत नहीं देता है तो मैं और आप कर क्या लोगे, क्या करें, विज्ञान को झुटला दें क्या? नहीं झुटला सकते ना। अगर कोई विज्ञान ये कह रहा है तो उसको कैसे झुटला सकता है कोई? तो मैं नहीं झुटला रहा, नहीं तो झुटला देता भी, कहता नहीं मैं 90% आपकी चीजें बदल दूंगा। कहना आसान था, पर लेकिन मैंने सोचा कि जब लिखा ही हुआ है तो पड़ी हुई चीजों को, कि विज्ञान की चीजों को झुटला के क्या ही मिलेगा। वो जब कह रहा है वैज्ञानिक कि भाई 90% चीजें आपकी जो मनोविज्ञान की हैं वो आपके माइंड सेट से ही होती हैं, बाकी प्रभावित जरूर होती हैं, पर उसमें 10% प्रभाव बाहर का पड़ सकता है। पर आप जो करते हो, आप जो सोचते हो, उसमें आपका माइंडसेट 90% की हिस्सेदारी रखता है। तो उत्तर लेखन कौशल आपके माइंडसेट पर निर्भर करेगा कि आप इसको करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। इसीलिए मैं पहले ही आपको चेता रहा हूं, जता रहा हूं कि अगर आप उत्तर लेखन करना चाह रहे हो तो आप अपना जो है माइंड सेट बनाओ। अगर आपका माइंड सेट क्लियर नहीं है तो आप क्या देखोगे, आप यही देखोगे कि आपके पास 100 बहाने तैयार हैं। कितने बहाने? 100 बहाने। और आप क्या है, एक नई किताब छाप देना, 1000 बहाने, उत्तर लेखन कौशल नहीं करने के 1000 बहाने, और अपना नाम लिखकर छाप दो। जैसे होते ना सफल होने के 1000 तरीके, ऐसे आप एक किताब छाप सकते हो कि उत्तर लेखन नहीं करने के 1000 बहाने। कब? जब आपका माइंड सेट क्लियर नहीं होगा।
तो उत्तर लेखन कौशल के लिए जो सैद्धांतिक पक्ष है, जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है, वो ये कहता है कि कौशल सीखने के लिए माइंड सेट बहुत जरूरी है। अगर माइंड सेट नहीं होगा तो फिर बहाने रोज के रोज आपके इस चीज को बाधित करेंगे और आप बहुत जल्दी क्या करोगे, उस ट्रैक से हट जाओगे। तो आप इसका एक सीधा सा सिम्टम्स देखो, आप आंसर राइटिंग का बहुत सोचते हो, बहुत जल्दी मोटिवेट भी होते उस चीज के लिए, करते भी हो, ऐसा नहीं है कि करते नहीं हो, करते हो। आप अभ्यास और प्रयास शुरू करते हो, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, फिर 30 दिन के लिए खत्म, फिर मोटिवेट हुए तो फिर 1 दिन, 2 दिन, फिर 10 दिन के लिए खत्म। लिखा भी तो कभी 1 प्रश्न, कभी 2 प्रश्न, फिर खत्म। कारण क्या है? कारण यही है, मैं कह तो रहा हूं कि माइंड सेट ही क्लियर नहीं है। तो दूसरा क्या कर सकता है? 10% अपना योगदान दे सकता है। तो किसी टॉपर्स का इंटरव्यू देखा, उसने आपको मोटिवेट किया आंसर राइटिंग के लिए, आपने तुरंत खोली किताब, 5-10 लिखे, 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन फिर खत्म। क्यों? क्योंकि यहां मोटिवेट होने की जरूरत नहीं थी, यहां माइंड सेट क्लियर करने की जरूरत थी, वो खुद का। आपका अगर माइंड सेट चीजों में क्लियर हो गया या चीजों को लेकर क्लियर हो गया, तो फिर आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होती है चीजों को करने में। जैसे कि मेरा माइंडसेट क्लियर है कि मुझे क्या करना है, तो मैं कर रहा हूं, उसमें मुझे बहुत बड़ी दुविधा या परेशानी नहीं होती है। पर जिन लोगों का माइंडसेट क्लियर नहीं है, उनको दिक्कत होती है। कोई कहता है कि 500 पेज की किताब पढ़ने के बाद क्यों पढ़ाना, 2000 रुपए की किताब लेने के बाद क्यों पढ़ाना। जैसे अभी मैं राजवंश खत्म करा रहा था, तो लगभग वो किताब जो है 478 पेज की है, तो उसको पढ़ने के बाद मैंने उसको कंप्लीट कराया था। उसकी एक कल्चरी वाली जो कन्हैया लाल वाली किताब आप लोगों को भेजी थी, वो लगभग 2000 रुपए की थी। तो जब हम लोग के बीच चर्चा होती है तो उसमें ऐसी बात होने लगती है कि यार इतने के बाद थोड़ा कठिन नहीं हो जाएगा इतना सब करने के बाद। तो मैं एक ही चीज कहता कि मेरा माइंडसेट क्लियर है, मुझे कैसे करना है। फिर मुझे वो चीज समझ में नहीं आने लगती, ठीक है डिले ही हो रहा है ना, हो गया 5-10 दिन बाद आएगा, पर ठीक है ना, अच्छा ही आएगा। तो जब आपकी चीजें या आपका माइंडसेट क्लियर होता है, तो आप देखना कि आपकी चीजें अपने आप ही बेहतर होने लगती हैं। तो उत्तर लेखन कौशल जब आप करने का ठाने, तो कोर्स ज्वाइन करने से पहले या उत्तर लेखन शुरू करने से पहले या उत्तर लेखन के लिए मोटिवेट होने से पहले आप अपने माइंडसेट को क्लियर कर लें, उसके बाद चीजों को करें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब जब हम ये कोर्स की बात कर ही रहे हैं, तो इस कोर्स में हम आपको क्या देंगे या क्या सिखाएंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूं। क्योंकि अब आपको ऐसा लगने लगा होगा कि सब चीज हमको ही करनी, तो आप क्या कराओगे। ठीक है, हम जो कराएंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूं। हम आपको ये कराएंगे कि अभी हाल में आपका क्या हुआ है, सिलेबस भी बदला है। तो आपका क्या है, नया सिलेबस है, और अभी आपने देखा है कि आपका एक न्यू फॉर्मेट भी आ गया है। अब आप कह रहे हो न्यू फॉर्मेट आ तो गया है, पर उसमें ऐसा क्या है कि हमको आपसे सीखने की जरूरत है। न्यू फॉर्मेट में हुआ ये है कि आप देखेंगे कि आपके 3 मार्कर में 4 लाइन, उसके बाद आपका जो 7 मार्कर है उसके लिए आधे पेज में आपको उसको कंप्लीट करना है। तो न्यू फॉर्मेट में जब आप प्रैक्टिस करते हो तो होता यह है कि किसी भी क्वेश्चन की फ्रेमिंग और किसी उत्तर की जो आप लिख रहे हो, ठीक है, उस क्वेश्चन की फ्रेमिंग का मतलब क्या है, क्वेश्चन के जो डायमेंशन हम निकालते हैं ना कि अच्छा यहां पर ये प्रस्तावना लिखनी है, ये वाला डायमेंशन देना है, ये वाला देना है, ठीक है, और फिर जब इसको लिखने लगते हो तो फिर हम उसको उत्तर की फ्रेमिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन फ्रेमिंग और उत्तर फ्रेमिंग थोड़ा सा मतलब आप समझ नहीं पा रहे होंगे, पर मैं अभी आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन को डिकोड करके अपन डिसाइड कर लेते हैं कि यार इसको इस फ्रेम में अपन को इस डायमेंशन के साथ लिखना है। फिर उसको आखिरी प्रारूप जो हम तय करते हैं उसमें उसको फिक्स करना होता है, तो वो होती है। तो आप देखेंगे कि अगर समस्या जो है इस वाले फॉर्मेट में, तो वो क्या है, वो मूल जो समस्या है वो है आपके 7 मार्कर को लेकर। क्यों? आप देखें, आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर को नहीं देखते, इसलिए बहुत सारे जो आप हैं क्वेश्चन है उनके जवाब मुझे देने पड़ते। अगर आप देखते तो ये क्वेश्चन ही नहीं करते कि प्रॉब्लम कहां है। प्रॉब्लम यहां है कि प्रश्न की जो प्रकृति है वो बदलती रहती है। कभी 7 मार्कर में इतना बड़ा क्वेश्चन आ रहा है जो 11 लाइन में खत्म ही नहीं हो रहा, कभी इतना छोटा क्वेश्चन आ रहा है कि 11 लाइन में जा ही नहीं रहा है। पिछले साल का अगर आप देखेंगे पेपर, तो उसमें आपका 10 मार्कर जो कि आपको 200 शब्दों में लिखना है, ठीक है, वो भी इतना
छोटा क्वेश्चन वहां पर पूछा गया है कि बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि इसको कैसे 2 पेज में लिखेंगे। तो यहां पर हम आपको यह बताएंगे कि आपको यह समझना पड़ेगा कि हेडिंग का क्वेश्चन है कि साइड हेडिंग का। जब वो हेडिंग का क्वेश्चन होता है तो फिर उसको तो कितने भी शब्दों में लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हां, अगर वो साइड हेडिंग का क्वेश्चन है तो फिर आपको क्या प्रारूप फॉर्मेट अपनाना होगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो पहली बात जो मैंने आपको बताई वो ये कि जो न्यू फॉर्मेट है एमपीपीएससी का, उसके हिसाब से हम आपको कुछ चीजें सिखाने का प्रयास करेंगे। दूसरी जो चीज जो मुझे लगती है जिसको आप नजरअंदाज करते हो वो ये है कि आप लोग सिलेबस का एनालिसिस नहीं करते। क्या नहीं करते हो? सिलेबस का विश्लेषण नहीं करते हो। अब आप कहोगे सिलेबस का विश्लेषण सुना तो बहुत है, करा भी बहुत है, पर मतलब क्या है इसका? देखो, सिलेबस का एनालिसिस और विश्लेषण का मतलब ये नहीं होता है कि उसको पढ़ लिया या उसको थोड़ा सा जान लिया, याद कर लिया। सिलेबस का जब आप विश्लेषण करते हो तो उसको आपको कुछ चीजों को छांटना पड़ता है। कैसे? जैसे कि आप देखोगे सिलेबस में किसी भी टॉपिक को देखो, टॉपिक को जब आप देखोगे तो आप वहां पर पाओगे कि कुछ जो है हेडिंग के रूप में लिखा हुआ है, कुछ जो है साइड हेडिंग के रूप में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? हेडिंग के रूप में जैसे मान के चलो कहीं पर एक पॉइंट देख लो, लिखा हुआ है मानव संसाधन प्रबंधन। मानव संसाधन प्रबंधन, ये क्या है? ये किताब का नाम है। इस टाइटल के साथ किताबें निकलती हैं, मानव संसाधन प्रबंधन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ है कि मानव संसाधन प्रबंधन को जब आप कंप्लीट करो तो आपको वहां पर देखना है कि इससे जुड़े हुए कौन से सब टॉपिक हमको तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि अब मानव संसाधन प्रबंधन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में। किताबें ही आती है मानव संसाधन प्रबंधन की, तो इसमें क्या करना है क्या नहीं करना टीचर तो बताएगा ही, पर आपकी भी तो एक समझ हो कि यार ये जो मानव संसाधन प्रबंधन है इसके ये वाले जो सब टॉपिक्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन पर बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, देखे गए हैं। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनका बेसिक कंप्लीट करने के साथ ये वाले टॉपिक जरूर करेंगे। जैसे मानव संसाधन प्रबंधन पे आपने कर लिया, मानव संसाधन प्रबंधन की अवधारणा, इसकी विधियां, आवश्यकता क्या है, इसके कारक कौन से हैं, इसका महत्व क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, ये तमाम आपने कर लिया। पर क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में मानव संसाधन प्रबंधन की समस्याएं। अब ये वाला डायमेंशन कैसे पता चलता है? ये पता चलता सिलेबस का एनालिसिस करने से कि मानव संसाधन प्रबंधन पर थ्योरेटिकल की जगह बेसिक क्वेश्चन, अप्लाइड जो क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे गए हैं। तो इस सिलेबस को जब आप पढ़ेंगे, उसको बार बार एक दो बार एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हेडिंग्स कौन सी हैं, सब हेडिंग्स कौन सी हैं, किसको हमको डिकोड करने की जरूरत है, कौन साफ और स्पष्ट सा है, किस चीज के लिए हमको तार्किक बनाने के लिए आंकड़ों की जरूरत है, किसके लिए करंट अफेयर की। जब हम आपसे बात करते हैं कि आपको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए मुख्य परीक्षा के लिए, तो आप बोलने लगते हो पेपर 1 से पेपर 6 का करंट अफेयर कहां है। इसका मतलब ये साफ सा होता है कि आप पेपर सिलेबस का एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो। सिलेबस का एनालिसिस करो तो आपको पता चल जाएगा कि कहां करंट अफेयर चाहिए। अब इतिहास वाले पेपर में भी करंट अफेयर चाहिए, लेकिन एक जगह पर, सिर्फ कहां पर? पर्यटन वाले पार्ट में, बस हो गया। पर्यटन वाले पार्ट में आप 2 मिनट के लिए बैठो, आपको पता चलेगा। तो आपको जब सिलेबस का एनालिसिस करोगे तो आपको पता रहेगा ना कि भाई पेपर फर्स्ट के पार्ट ए में इतिहास में एक पर्यटन वाला कॉलम है, वो है, बिंदु है, उसको हमको क्या करना है, अप टू डेट रखना है करंट के साथ या कुछ स्कीमों के साथ। वहां पर कुछ नया जोड़ा जा सकता है, आ भी सकता है। तो ऐसी चीजें जब आपको पता रहती हैं तो आपको क्या है, सुविधा होती है चीजों को करने में और समझने में। अब और क्या होता है सिलेबस एनालिसिस से? सिलेबस एनालिसिस से यह भी होता है कि आपको यह पता रहता है कि आपको किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, किन चीजों का रिवीजन करना है, किन चीजों का सिर्फ उत्तर लेखन करना है। अब ये कैसे डिसाइड करोगे आप? ये डिसाइड ऐसे करोगे कि आप पुराने प्रश्न पत्रों को तो देखोगी, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा।
सिखाऊंगा भी। जब आप सिलेबस को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये वाला जो पोर्शन है, ये समाजशास्त्र की ये 2 पॉइंट, इनको तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बेसिक रूप से पढ़ लिया है, समझ लिया है, बन जाता है, आ जाता है। ये वाला जो पॉइंट है यहां का, इस सिलेबस में आप देखेंगे तो तीसरे वाले पार्ट से भी मैच कर रहा है। अगर दोनों को एक साथ कर लिया जाए तो क्या सुविधा होगी? ठीक है, हो सकती है। तो जब आप सिलेबस का एनालिसिस करते हो तो आपकी एक अपनी स्ट्रेटजी बनाने में आप सक्षम होने लगते हो, और जब आप अपनी चीजें करना शुरू कर देते हो तो आप ये तय मानो कि आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि जब तक आप भेड़ चाल में चलते हो, एक स्ट्रेटजी सुनी और उसको फॉलो कर रहे, तो वो तो सबके लिए थी। एक क्लास देखी, वो तो सबके लिए थी, आपने कुछ किया ही नहीं उसमें। तो जब तक आप कुछ अलग से करना शुरू ही नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी सिर्फ आप लाइन में खड़े हो। जैसे जब रेस शुरू होती है तो लाइन में 50 लोग खड़े होते हैं, तो सबको इंस्ट्रक्शन सुनाए जा रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। तो जब तक आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, इसका मतलब समझ जाना कि आप दौड़ की लाइन में खड़े हुए हो दौड़ने के लिए। और जैसे ही आप कुछ करना शुरू कर देते हो, समझ जाना कि आपकी रेस शुरू हो गई। तो आप क्या करते हो? यहीं खड़े रहते हो, सुनते रहते हो दूसरे को, दूसरे की स्ट्रेटजी सुन ली, दूसरे के नोट्स देख लिए, दूसरे का ज्ञान देख लिया। आप क्या कर रहे हो? सिर्फ दूसरे का कर रहे हो, खुद का कुछ आया? खुद का कुछ आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप एक लाइन है दौड़ने वाली, वहां पर भीड़ के साथ खड़े हुए हो, किसका इंतजार कर रहे हो पता नहीं। ठीक है, तो सिलेबस जब एनालिसिस कर लेते हो आप, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत सारी चीजें खुद की करना शुरू कर देते हो। और मैं हमेशा से कहता हूं कि सिलेक्शन का मोड मतलब सेल्फ का मोड। ठीक है, अगर आपका सेल्फ मोड स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब समझ जाना कि अब आप सिलेक्शन मोड में आ चुके हो। सेल्फ का मतलब आप अपना उत्तर लिख पा रहे हो, खुद के उत्तर का वैल्यूएशन भी कर पा रहे हो। नहीं यार, ठीक नहीं लिखा, इसको कट करते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं। अब इस बार क्या करेंगे, 3 मार्कर को इन बिंदुओं के साथ लिखेंगे। ठीक है, नहीं यार ये वाला डायग्राम यहां पर अच्छा नहीं लग रहा, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो। किसी ने बताया बीच में बनाना था, बीच में बनाते रह रहे, अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, आप सोच ही नहीं पा रहे आगे, तो बेहतर कैसे करोगे? कोई दूसरा जब आपको बोल रहा है रिवीजन कर लो, रिकॉल कर लो, ठीक है, अरे यार आज रिवीजन रिकॉल के लिए बोला है, अरे आपकी चीजों के लिए किसी को बोलना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, तो आप समझ जाओ ना कि आपका सेल्फ मोड स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ आप धक्के पे चल रहे हो। ठीक है, तो सेल्फ मोड आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, और वो होता है आपका सिलेबस का जब आप बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण करने लग जाते हो। तो पहला था आपका न्यू फॉर्मेट का, दूसरा सिलेबस विश्लेषण का, तीसरा है जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको समझना। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को क्या समझना है? अरे यार यही तो वो है, क्या मैप, जो आपको रास्ता दिखाएंगे कि जाना कहां है। तो वैसे ही है कि समुद्र में छोड़ दिया है, पर आपके पास क्या एक मैप है। ये सिलेबस क्या है? समुद्र जैसा था है यार, इसमें कितना गोता लगाओ, लगाते रहो। तो कुछ लोग अनंत काल तक इसमें गोते लगाएंगे, क्यों? क्योंकि वो मैप उठाना ही नहीं चाह रहे। तो ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, वो इस अथाह समंदर वाले सिलेबस के लिए एक रास्ते वाला मैप है, जो आपको बताते हैं कि ठीक है इस दिशा में मुड़ जाओ, ऐसे मुड़ जाओ, तो इस भव समंदर में भी क्या होगा, आपको एक रास्ता मिल जाएगा। तो समंदर में जैसे कोई सड़क नहीं होती, किसी को कोई दिशा समझ में नहीं आती है, वैसे ही इस सिलेबस में जो पेपर 1 से पेपर 6 का सिलेबस है और उसका कंटेंट है, आप देखोगे तो आपको ऐसे ही फील होगा। पर ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो उसके मैप हैं। जब आप उनको देखोगे तो आपको एक रास्ता नजर आने लगेगा कि अच्छा हम सही जा रहे हैं। साथ ही साथ आप क्या करोगे, वहां प्रश्नों को देखोगे, तो प्रश्नों से जुड़े हुए जो पुच्छल शब्द हैं उनको देखोगे,
फिर आप अंदाजा लगा पाओगे कि अच्छा इस प्रश्न में क्या लिखना था, ये प्रश्न क्या लिखना है, इसमें ये जो प्रश्न है हमसे मांग क्या रहा है, क्या हम इस प्रश्न को सही समझ पा रहे हैं, क्या इसका सही संदर्भ हम जोड़ पा रहे हैं। अगर आप इन प्रश्नों को देखोगे तो आप ये सब सीख जाओगे कि यार इस प्रश्न का संदर्भ कहां से है, ये प्रश्न हमसे मांग क्या रहा, यहां लिखना क्या है। यहां पर प्रश्नों में जो शब्द जोड़े गए हैं या प्रश्न की जो प्रकृति है वो आखिर से है कैसी। मान के चलो एक प्रश्न है, क्वेश्चन है, आपसे एक प्रश्न पूछा, महान भोज एक सेनापति की जगह कविपति अधिक थे। चर्चा करें। प्रश्न सरल है, पर अगर आप इसको समझ ही नहीं पा रहे, उसके भाव को नहीं समझ पा रहे, उसके उन बिंदुओं की पहचान नहीं कर पा रहे हैं जिन पर आपको लिखना था, तो क्या होगा। होगा ये कि आप कितना भी भोज को पढ़ लें, कितना भी जान लें, कितने भी परमार वंश को पढ़ लें, लिख लें, पर आप इसका सही उत्तर लिख ही नहीं पाओगे। समझ रहे आप। तो क्या करना होता है कि इन क्वेश्चन पेपर से आपको एक रास्ता पता चल जाता है, आपको अपनी स्पीड और आपकी दिशा पता चल जाती है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सही स्पीड से जा रहे हो, सही काम कर रहे हो। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक के 2014 से लेकर 2023 तक के, मैंने कुछ दिन पहले इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी थी। 2014 से लेकर 2023 के एक एक प्रश्न का आपको विश्लेषण कराया जाएगा पहले, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर हम आपको, या तीसरी क्लास में, पहली क्लास में न्यू फॉर्मेट, दूसरी क्लास में सिलेबस विश्लेषण, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन, इस तरीके की बातें होंगी। चौथा जो रहेगा आपको हम ये कि उत्तर लेखन अगर आप एक दिन में ही सीखना चाहें, उत्तर लेखन कौशल को आप क्या करना चाहते हैं, एक दिन में सीखना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आज मैं पढ़ूं, सब कुछ पढ़ूं और आज उत्तर लिख दूं बेस्टम बेस्ट, आप देखना कि आप तुरंत डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि आप बेस्टम बेस्ट लिख ही नहीं पाओगे। तो उत्तर लेखन कौशल क्या है, एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आपको पूरी करनी होती है। ऐसा नहीं है कि एक जंप से यहां से सीधे यहां, अरे ठीक है, नहीं की क्या बात है, आज देखो कोर्स खरीदा है सीधे ए से बी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक प्रक्रिया है जो अभ्यास से आप धीरे धीरे सीखोगे। तो हम बताएंगे आपको इसमें उसके चरणों के बारे में कि आप पहले शुरुआती स्टेज में आपको ये करना है, जब आप ये सीख जाओ तो इसके बाद इस स्टेज पर आना है, इस स्टेज के बाद आपको यहाँ पहुंच जाना है, फिर जाकर आप ये तय करना, अपना मूल्यांकन करना कि ठीक है आपको उत्तर लेखन कौशल आता है कि नहीं आता है। आप पहला उत्तर लिखे नहीं और सोचने लगते हो मैं अच्छा उत्तर नहीं लिखता, अरे तो दुनिया का कोई आदमी पहला उत्तर अच्छा नहीं लिखता, चाहे मैं हूं, आप हूं या कोई और हो। तो वहां पर यह सोचना कि मैं अच्छा नहीं लिखता इसलिए नहीं लिख रहा, मैंने अच्छा नहीं लिखा इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं टेस्ट सीरीज नहीं जाता क्योंकि मुझे उत्तर लेखन नहीं आता। तो जाना ही इसलिए था कि आपको नहीं आता है, तो जब आने लगता तो फिर जाना ही क्यों था। तो आप क्या है, कंपटीशन से बचते हो इस भाव के कारण कि आपको अच्छा नहीं आता, आप अच्छा नहीं लिखते हो, आप खराब लिखते हो। तो इस भाव से क्या है, आपको बचना है, ये आपको डिमोटिवेट कर रहा है अंदर ही अंदर, ठीक है। तो इसके चरण आपको बताएंगे कि अगर आप इस स्टेज पर हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये फर्स्ट स्टेज होती है, इसके बाद सेकंड स्टेज आएगी। फिर क्या है, वही प्रश्नों को डिकोड कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे उसके मायने निकलते हैं, क्या सिर्फ शब्दों से उसको पहचान लिया जाता है। हाँ, कुछ प्रश्न बहुत सिंपल सीधे से होते हैं जिनमें दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, पर कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिना दिमाग के आपको शून्य दिला देते हैं। इस बार 2023 का एक क्वेश्चन है, वो तो कॉपियां नहीं आती इसलिए अब लोग झूठ बोल देंगे क्योंकि मैं 10 बार बता चुका हूं। इस बार एक आया था प्रकृति बनाम पोषण, क्या आया था, प्रकृति बनाम पोषण आया था, प्रकृति बनाम पोषण बहस।
प्रकृति का मतलब वही पेड़ पौधों वाली प्रकृति, और पोषण का मतलब वही खान पान, न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व। ये मतलब लगाया सबने और यही लिखा जिन लोगों ने सही से इसको समझा नहीं। यहां प्रकृति का मतलब अनुवांशिक से था, पोषण का मतलब यहां पर पालन पोषण से था, उस वातावरण से था जिसमें आप बड़े होते हो। तो अनुवांशिक रूप से व्यक्तिगत भिन्नताएं विकसित होती हैं और आपके चारों ओर के माहौल से, जहां पर आप जिस सोसाइटी में, जिस परिवार में पल बढ़ रहे होते हो, वहां से आपके मूल्य तय होते हैं और फिर आप दूसरों से भिन्न होते हो। तो ये था प्रकृति बनाम पोषण का। सब ने पेड़ पौधा खान पान लिखकर चले आए। उत्तर की फॉर्मेटिंग। उत्तर की फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है? उत्तर की फॉर्मेटिंग ऐसे कि अलग अलग जो है प्रश्नों के जो जवाब होते हैं या प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं उसकी अपनी एक फॉर्मेटिंग होती है। होती है कि नहीं होती? होती है। अगर आप ऐसे ही सामान्य रूप से देखोगे तो लगेगा क्या ही फॉर्मेटिंग है इसमें। नहीं, हर एक चीज में एक तार्किक या सैद्धांतिक या वैज्ञानिक पक्ष जुड़ा हुआ होता है। बस होता यह है कहीं पर बहुत ज्यादा वैज्ञानिकता होती है, कहीं पर बहुत सूक्ष्म सी होती है। जैसे कि ये पेन है, ठीक है, आपको लग रहा होगा इसमें क्या ही है। ये इसलिए लग रहा है क्योंकि आप उस पक्ष को देख ही नहीं पा रहे हो। पर क्या आपने कभी इस पेन को या किसी भी पेन को जो आप पढ़ते हो, जो आप जिससे आप लिखते हो, जिसको आप यूज करते हो, कभी उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर देखा? अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, इस पेन को बनाने के लिए इतना साइंटिफिक रीजन या थ्योरी या रिसर्च है। उसमें बताया जाएगा पेन की ग्रिप को इतने डायमीटर का रखा गया है, ग्रिप में इस रबड़ को है इतने होल बनाए गए हैं, निप है इतने पॉइंट की है, 0.5, 0.7, 0.3, पेन की जो हाइट है वो इतनी रखी गई है। क्यों रखी गई है उसके पीछे भी है कि ये जो है इसका ग्रेविटी जो है किस तरीके से इधर उधर मूव करेगी, पेन कहाँ पकड़ना चाहिए, ग्रिप यहाँ क्यों बनाई गई है। तो हर एक चीज का सैद्धांतिक पक्ष उसमें या उसकी वैज्ञानिकता उसके पीछे जुड़ी होती है। बस अंतर इतना सा होता है कि आपको जानना है कि नहीं जानना है। नहीं जानना है तो सिर्फ ये सीधा सा एक प्लास्टिक का पेन है जिसमें कुछ नहीं है, रिफिल डालो चलने लगता है। वहीं अगर आप उस पर गहन अध्ययन करोगे तो आपको फिर वो भी पता चल जाएगा कि अच्छा, इसमें ग्रेविटी का भी ध्यान रखा जा रहा है, चीजों का और भी ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तर की जो फॉर्मेटिंग होती है, उत्तर की जो फॉर्मेटिंग होती है उसमें कहीं कहीं ऐसे प्रश्न आते हैं जिन पर आपको बहुत सूक्ष्मता के साथ ध्यान रखना पड़ता है कि ये हमारी फॉर्मेटिंग सही है या गलत हो चुकी है। ठीक है, उत्तर लेखन में कहां और किस मैप का, चार्ट का, शेप्स का उपयोग करना है वो आपको सिखाया जा सकता है। क्यों? जैसे बहुत सारे लोगों को अभी बस इतना पता है कि जहां संभव हो वहां मैप यूज कर लेना, वहां डायग्राम। कुछ लोग ने अति कर दिए कॉपी में, हर जगह फॉर्मेट है, हर जगह फॉर्मेट का, क्योंकि इनका मतलब क्या होता है? शेप्स। जिस चीज को आप फॉर्मेट बोलते हो उसको शेप्स कहा जाता है। ठीक है, आकृतियां कुछ ऐसे ऐसे। ये क्या है? ये सिर्फ शेप्स हैं जो आप बनाते हो। इसको आप लोगों ने क्या कह दिया है? इसको आप लोग फॉर्मेटिंग कहने लगे हो। ये शेप्स हैं जो आप विभिन्न फॉर्मेट में उपयोग में ला रहे होते हो। फॉर्मेटिंग एक अलग चीज है, शेप्स अलग चीज है, मैप अलग चीज है, पाई चार्ट अलग चीज है। ये शेप हैं, कुछ मैप होंगे, कुछ पाई चार्ट होंगे, या जो भी लाइन चार्ट होंगे, वो आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से उपयोग करना होता है। ये आपको सीखना पड़ेगा। अब देखो, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि उत्तर लेखन नहीं आता, पर आप अपना एवेल्युएशन करो अभी के अभी। आप बताओ, आपको पता है कि एक जो पेपर है आपका, एक पेपर मतलब यूनिट वाला, एक क्वेश्चन पेपर है आपका पार्ट ए, मान लो पार्ट ए है। ठीक है, आप सभी जानते हो पार्ट ए में इतिहास है। अब जब पार्ट ए में इतिहास है, आप सभी को यह भी पता है कि आपसे 15 2 मार्कर पूछे जाने हैं, आपसे 10 7 मार्कर पूछे जाने हैं और 5 आपसे 10 मार्कर पूछे जाने हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 10 और 5 15। इसमें तो फॉर्मेट, शेप और मैप का कोई उपयोग ही नहीं है, सामान्यतः तो नहीं है। अगर एक आध जगह अवसर मिल जाए तो अलग बात।
तो 10 और 5 15, मतलब टोटल 15 उत्तर आपको लिखने हैं एक पेपर में। और प्रश्नों की प्रकृति जो है वो लगभग 25-50 प्रश्नों की प्रकृति आप देखेंगे। तो क्या आपने अभी डिसाइड कर लिया है कि ये जो 15 क्वेश्चन है इसमें ये मेरे 25 फॉर्मेट पहले से तय हैं, ये जो शेप हैं या जो मैप हैं या जो पाई चार्ट हैं ये पहले से फिक्स है? क्यों नहीं काम किया? जब आपको पहले से पता है कि 15 ही बनाने हैं, फिर दूसरा पेपर फिर भूगोल का है तो वो इतिहास के साथ जुड़ के चेक हो, नहीं वो अलग होगा। तो क्या आपने 15 शेप, डायग्राम, पाई चार्ट इस पर काम किया? नहीं किया। कारण क्या है? कारण यह है कि बहुत सामान्य वे में आप उसको लेते हो। किया जा सकता है 15 फिक्स कर लो ना, सोते जागते उठते कोई आपसे पूछे कि 4 साइड हेडिंग देनी है, कौन सा शेप बनाओगे? आपने कहा ये वाला शेप बनाऊंगा मैं, पहले से तय था, एकदम क्लियर था। यहां आपने लिखा लक्षण, पहले से तय था, आपको कंफ्यूजन नहीं है और इसी को 50 बार प्रैक्टिस कर चुके हो तो लाइन भी टेढ़ी नहीं हो रही है, ऐसे बन रहा आपका। और जब आप कंफ्यूज हो गए तो कभी ऐसे बन जाता है, ऐसे, फिर कभी ऐसे, और फिर वो ना आपको देखने में अच्छा लग रहा ना दूसरे को। पर 15 आपको बनाने थे, पहले से फिक्स है, ऐसे ऐसे हो गया, लक्षण खत्म। पहले से तय था कि लाभ हानि गुण दोष आता है तो मुझे ऐसे बनाना है, यहां लिखने हैं लाभ, यहां लिखना है हानि, यहां अगर 2-2 हैं तो ऐसे, और अगर 4 हैं तो ऐसे, बस बीच में है इधर लाभ इधर हानि। कोई मेरा क्लियर है, विजन है क्लियर, मुझे पहले से पता है कि लाभ हानि आने ही है, गुण दोष आने ही है, सकारात्मक नकारात्मक बिंदु आने ही है। अगर आने ही है तो फिर मुझे ये वाला फॉर्मेट यूज करना है एक जगह पर। अगर सेम क्वेश्चन दूसरा आ गया तो फिर क्या करना है? फिर कुछ नहीं करना है, फिर मुझे एक ये वाला उपयोग में लाना है, डिफरेंस वाला। बात खत्म हो गई। आपका पहले से ही बहुत सारी चीजें अगर क्लियर हो जाएं तो आपके लिए बहुत सुविधा है, आपको दिमाग ही नहीं लगाना इसमें कि भाई क्या करना क्या नहीं करना। तो उत्तर लेखन में कहां पर, उत्तर लेखन में आपको कहां और किस मैप, चार्ट और इसका उपयोग करना है ये आपको सिखाया जा सकता है। एक सबसे बड़ी चुनौती है हिंदी माध्यम वालों की, हिंदी माध्यम वालों की वो है हैंड राइटिंग को लेकर। आप पता नहीं क्यों ध्यान ही नहीं देते, क्यों? क्योंकि कोई आपका इस पर ध्यान देना ही नहीं चाहता, उसको भी आपसे मतलब नहीं, आपको भी खुद से मतलब नहीं। आप खुद ही अशुद्धि लिख रहे हो, आप खुद ही नहीं गोली लगा रहे हो, दूसरे से कह रहे हो चेक करो। आप ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप अपना भला सोचते हो कि नहीं। अगर आप अपना भला सोचते हो तो आप बताओ आप अशुद्धि क्यों लिख रहे हो? कौन सा शौक चढ़ा हुआ है आपको? हैंड राइटिंग सुधारने के लिए 2 पेज लिखने में क्या हर्ज है कि सिर्फ खाने पीने रह रहे? तो हिंदी माध्यम वालों के साथ एक बड़ी चुनौती है हैंड राइटिंग। एक तो अशुद्धि वाली चुनौती, दूसरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं और उस वजह से प्रेजेंटेशन बिगड़ जाता है, देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बहुत अच्छा जो है करने के बावजूद भी बहुत अच्छा परिणाम नहीं आ पाता है। तो आपसे मैं ये कहता हूं कि हिंदी माध्यम में अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, चाहे अशुद्धि को लेकर है, हैंड राइटिंग को लेकर है, तो इस पर ध्यान दिया जा सकता है, हम आपका ध्यान दिला सकते हैं, पर उस पर काम आपको करना पड़ेगा। हम आपको बताएंगे कि अगर आप इस तरीके की अशुद्धि कर रहे हो तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है, अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या आपको करना है ये आपको हम बता देंगे, फिर करना फिर आपकी जिम्मेवारी हो जाएगी। आपकी हैंड राइटिंग हम सुधार कर नहीं दे देंगे, हम आपको बता देंगे कि अगर आप ये करते हो, इतने दिन कर लोगे तो आपकी हैंड राइटिंग में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम आपको उस लेवल पर तो पहुंचना है जहां से डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं। फिर किस्मत भरोसे आपको जाना है, लिखना है, पोस्ट मिल गई तो ठीक है। फिर एक आपने देखा होगा कि उत्तर पुस्तिका को जब लिखते हैं तो साफ सुथरा लिखने की आदत बहुत कम लोगों में होती है, साफ सुथरा नहीं लिखते। तो इसको साफ सुथरा कैसे बनाया जाना है ये भी हम आपको सिखा सकते हैं।
अब जब आपको ये सब चीजें सिखा देंगे, फिर उसके बाद होगा ये कि आपकी पेपर फर्स्ट पार्ट ए यूनिट 1 की एक क्लास होगी, जो कि आपकी पहली क्लास आप कह सकते हो, फर्स्ट क्लास। इस क्लास में हम क्या करेंगे, पहले आपको कुछ प्रश्न देंगे जिनको आप लोग कोशिश करोगे कि सॉल्व करके आओ। हमने वो दे दिए हैं, 10,000 प्रश्न बना दिए गए हैं। अब आप क्या करोगे, उन प्रश्नों को पढ़कर सॉल्व करने की कोशिश करोगे। फिर एक आपकी क्लास होगी, उस क्लास में 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर, सिर्फ एक क्लास रहेगी, एक यूनिट की एक क्लास। इस तरीके से आपकी टोटल 42 क्लास लगेंगी, जिसमें अब जो अभी तक आपको सिखाया है, हैंड राइटिंग वाला, फॉर्मेट वाला, शेप्स वाला, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन के भाव को, उसके अर्थ को, उसके हिडन मीनिंग को, जो कुछ भी अभी तक सिखाया है, अब उसको व्यवहारात्मक रूप में इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो कैसे इंप्लीमेंट करना है वो 42 क्लासों तक हम आपको सिखाएंगे। आप 42 क्लासों तक सीखेंगे कि जो सैद्धांतिक पक्ष है उसको कैसे व्यवहारात्मक पक्ष में लागू किया जाए। तो एक यूनिट की एक क्लास से लेकर ऐसे आखिरी पेपर तक टोटल 42 क्लास आपकी रहेगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये कि हमने आपको लगभग 10,000 क्वेश्चन, कितने 10,000 क्वेश्चन जो है बनाकर दे दिए गए हैं आपके पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक। पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक के 10,000 क्वेश्चन आपको दिए हैं। क्या है इसमें, हम आपके द्वारा लिखे हुए उत्तरों को चेक और मार्किंग करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। बस करेंगे ये कि आपको 5 जो है अभ्यास के मौके दिए जाएंगे। जब आपको लगने लगे आपने अपनी चीजें सीख ली हैं, तो 5 अभ्यास आपको दिए जाएंगे। प्रश्न आपके पास पहले से रहेंगे, अभ्यास 1, अभ्यास 2, अभ्यास 3। आप क्या करोगे, 5 बार अभ्यास जो है उसको चेक करा सकोगे, उस पर रिव्यू ले सकोगे कि ये बताओ अब हमने ये सीखा है, जो सही सीखा है, क्या हमने सही रूप से इंप्लीमेंट कर लिया है इन चीजों को। तो इस कोर्स में आपको क्या रहेगा, ये सुविधा रहेगी। हेडिंग क्या है, उत्तर लेखन कोर्स में क्लास शेड्यूल क्या रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें जो टोटल है हम लोग 45 क्लास आपकी लेंगे। कितनी लेंगे, 45 क्लास लेंगे। जो आपकी क्लास फर्स्ट होगी, मैं बता चुका हूं कि क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड, ये जो 3 क्लास होंगी, इसमें हम किस पर काम करने वाले हैं, एक आपका प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उस पर, न्यू सिलेबस पर, न्यू फॉर्मेट पर, ठीक है, डिस्कशन करने वाले हैं, आपको वो चीजें बताने वाले हैं। फिर आपको बताने वाले हैं सेकंड क्लास में प्रेजेंटेशन पर। प्रेजेंटेशन में वही सब चीजें, कैसे साफ सुथरा करना है, कौन से शेप, कौन से डायग्राम, कौन से मैप का कहाँ कैसे उपयोग करना है, किस प्रारूप में किस उत्तर को लिखना है, कौन कौन से आपको फिक्स्ड प्रारूप बना लेने हैं कि आपको इस तरीके से ऐसा उत्तर लिखना है, बात खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद जो रहेगा तीसरी क्लास में हैंड राइटिंग वाला और आपके कुछ जो प्रश्न रहेंगे उनको डिकोड करने वाला। तो कुल मिलाकर जो मैंने आपको पहले सब बताया है ना कि ये चीज हम आपको सिखा सकते हैं, तो इन 3 क्लासों में हम आपको क्या करेंगे, सैद्धांतिक पक्ष जो है उत्तर लेखन कौशल का वो सिखाने का प्रयास करेंगे। फिर आपकी जो क्लास 4th होगी, कौन सी, क्लास 4 से लेके क्लास 45 तक, इसमें हम प्रत्येक यूनिट के 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर पर आपसे व्यवहारात्मक चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर इस शेप्स का उपयोग क्यों किया है, आपको क्यों करना चाहिए था, यहाँ पर उत्तर लेखन का कौन सा फॉर्मेट आपको उपयोग करना है, आपने क्यों नहीं किया,
इस प्रश्न में भाव क्या है, इस प्रश्न में जो हिडन शब्द है, हिडन मीनिंग है, वो कौन सा है। तो इस तरीके से जब आप यहाँ से यूनिट 1 से आखिरी तक पहुंचोगे तो आप लगभग सभी फॉर्मेट पर, सभी शेप्स, मैप्स, डिजाइन पर और सभी प्रश्न के अर्थ, भावार्थ और उसके गुण अर्थ को समझ चुके होगे, सीख चुके होगे। फिर जैसे ही आप ये सब कर लोगे तो अब बारी आएगी कि आपने जो सीखा है, समझा है, वो सही है कि नहीं। तो आपके लिए हम क्या करेंगे, या किया हुआ है वो ये कि अभ्यास प्रश्न देंगे। क्या देंगे? अभ्यास प्रश्न देंगे, जिनकी संख्या लगभग 10,000 है। ठीक है। अब इन अभ्यास में से आपको क्या करना है, जो भी प्रश्न, जितने भी प्रश्न आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो जब अभ्यास 1 होगा, क्यों? क्योंकि हम आपको टोटल 5 अभ्यास करने की अनुमति ऐप पर देंगे और इन 5 अभ्यासों को हम रिव्यू भी करेंगे और फिर उस पर आपको एक टिप्पणी भी देंगे। तो अभ्यास 1 जब आप करो तो आप उसको लिखकर जब हमको पीडीएफ दोगे और आप अपना मूल्यांकन कराओगे तो हम आपको एक टिप्पणी देंगे। वो टिप्पणी सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी। तो वहां नकारात्मक टिप्पणी का मतलब ये है कि चीजें आपको बेहतर करनी है। वहां उस टिप्पणी का ये मतलब नहीं है। क्यों मैं पहले बता रहा हूं? क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से, जो लोग जानते हैं, मैं साफ साफ कह देता हूं कि ठीक है, अगर ऐसा ही कुछ है तो काम नहीं चलने वाला है। 2 विकल्प हैं, या तो आप बहुत इसमें बेहतर करें, सुधार करें, या फिर आप अपना तय करें कि आपको क्या करना है। तो स्पष्ट टिप्पणी जब आपको मिले तो उसको स्पष्ट ही समझो, सही समझो। उसको गलत क्यों समझना कि ये ऐसा बोल दिए। जब आपको भी पता है और किसी अच्छे से आप जब जाकर पूछ लेंगे तो वो भी आपको स्पष्ट तौर पर ये बता देगा कि ठीक यार, इससे काम नहीं चलेगा, कि ऐसा आपने कर दिया। आपके एक पेज में मैंने 5 जगह गोले लगा दिए रेड पेन से, और फिर मैंने आपसे कह दिया अगर कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अभी मैं इसको अप्रूव नहीं करता हूं, इस कॉपी की बदौलत आप बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो इसका मतलब यह होगा कि अब आपको और सीखना है, और काम करना है, और जरूरत है आपको। इसका यह मतलब नहीं है कि आप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, डिमोटिवेटेड हो जाएं, या फिर उत्तर लेखन ही बंद कर दें, या फिर गाली देने लग जाएं कि यार नहीं यार, वो तो सिर्फ फालतू ही बोलता है, कुछ भी करो ये कर देता है, वो कर देता है। तो देखो, उसका कोई मायने नहीं है। अगर कोई सही रिव्यू आपको मिल रहा है तो उसको स्वीकार करने की क्षमता लेकर ही चलना। ठीक है, तभी आपको कोई सही दे पाएगा। नहीं तो क्या है, मुस्कुराकर दुनिया चल ही रही है। ठीक है, तो मुस्कुराकर क्या, मुस्कुराते ही रह जाओगे। तो कुछ चीजें कैसी होंगी, जब आपका रिव्यू मिलेगा आपको तो उसमें टिप्पणी सकारात्मक, नकारात्मक दोनों हो सकती है। तो नकारात्मक टिप्पणी को भी आपको सकारात्मक समझना है कि ये चीज आपको सही हुआ, सही समय पर बता दी गई। ऐसा नहीं होता कि 2-3-4 साल बाद पता चलती तो फिर पूछते सर से जाकर कि सर 3 मेंस हो गए, आज तक पास नहीं हुए। यहाँ समस्या पता है क्या जा रही है? समस्या यहाँ पर ये जा रही है, आज जो स्टूडेंट है उनके साथ, कि उत्तर लेखन पर कभी फोकस ही नहीं किया। उत्तर लेखन पर कभी फोकस नहीं किया और किसी ने, दूसरे ने भी इन पर फोकस नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये इनको सीखना था, तो दूसरे को पता था इनको सीखना है। उसका काम क्या था? उसका काम जो था उसने वो कर दिया। इनको अपना काम कभी करना आया ही नहीं। तो उत्तर लेखन यहाँ पर 99% जो लोग हैं वो बहुत अच्छा कभी किए ही नहीं, किए नहीं। प्री का फॉर्म आया, फॉर्म भर दिए, निकल गया, मेंस लिख दिए, रिजल्ट का वेट करने लगे, पढ़ाई बंद। क्यों? अब तो मेंस लिख दिए हैं, तो क्या हुई, पढ़ाई बंद कर दी। मेंस का रिजल्ट आया, फेल। फिर प्री का फॉर्म आया, फिर प्री भर दिया, फिर मेंस देने बैठ गए, मेंस देकर आए, बैठ गए कि अब तो रिजल्ट आना है, फिर तो क्या हुआ है? दिक्कत ये नहीं हुई है कि आपने मेहनत नहीं की, मेहनत तो बहुत की है, तभी ना यहां पहुंचे हो। तो बहुत मेहनत के बाद भी आपका रिजल्ट आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आया। उसका जो मूल कारण है वो यही है कि उत्तर लेखन में जो जो चीजें आपको सीखनी चाहिए थी, हैंड राइटिंग, स्पीड, फॉर्मेटिंग, प्रश्नों को समझना, उत्तर लिखना शब्द सीमा में, समय सीमा में, उस लाइनिंग वाली कॉपी में, वो आपने कभी किया ही नहीं। यहां पर एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले लोग ब्लैंक पेज में लिखते बैठे हुए हैं। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि भाई जब ब्लैंक पेज में लिखने ही नहीं मिलना
तो कहे फालतू में समय खराब करके या अपनी चीजों को खराब करके आप ब्लैंक पेज में लगे हुए हो, अच्छा लगता है। अरे ऐसे अच्छे का क्या जो आपके लिए ही अच्छा नहीं है। तो सिर्फ अच्छा लगना जरूरी नहीं है, अच्छा होना भी तो जरूरी है। तो आपके लिए लाइनिंग ही अच्छी है तो लाइनिंग में ही प्रैक्टिस करो, उसी में अच्छा लगाओ। तो कोशिश करो ना कि इतना अच्छा फॉर्मेटिंग हो, इतनी अच्छी हैंड राइटिंग हो कि लाइन में भी अच्छी लगे। तो अच्छा देखने के लिए ब्लैंक पेज ले लिए, और जब वहां मिला तो वहां पर ऐसे कर दिया जैसे सब जगह छीछा लेदर सा फैला हुआ हो। पर खुद की कॉपी खुद ही को अच्छी नहीं लग रही तो ना चेक करा रहे ना दोबारा लिख रहे, और बैठे हुए हैं अब रिजल्ट आएगा तो बेहतर आएगा, नहीं होगा। तो कुल मिलाकर आपको मैं चीजें समझा चुका हूं, उत्तर लेखन की भी और इस प्रोग्राम की भी या इस कोर्स की। अब ये जो कोर्स है जब आएगा तो फुल कोर्स रहेगा, पहले से कंप्लीट रहेगा, क्योंकि अब हमने वो चीजें बंद कर देंगी। पहले राजनेताओं टाइप की घोषणाएं, फिर उसके बाद काम नहीं। जो चीज हमने आपको बताई है वो प्रॉपर पहले आपको कोर्स में दिखेगी। ठीक है, कोर्स में आपको क्या क्या दिखेगा? कोर्स में आपको सबसे पहले दिखेंगे 10,000 प्रश्न, फिर उसके बाद पहले फोल्डर के बाद दूसरे फोल्डर में आपको दिखेंगे 2014 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन पेपर, सिलेबस भी दिखेगा आपको, सिलेबस भी दिखेगा। उसके बाद क्या दिखेगा? चौथे नंबर पर न्यू फॉर्मेट की कॉपियां दिखेंगी आपको। क्या दिखेंगी? न्यू फॉर्मेट की कॉपियां दिखेंगी। ये फोल्डर रहेंगे। फिर इसके बाद जो पांचवा मेन फोल्डर रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा आपका क्लास का। इसमें क्लास 1, 2, 3 से लेकर क्लास 45 तक, 1, 2, 3 में वो सैद्धांतिक पक्ष, क्लास चौथी से यूनिट 1 से आपका शुरू हो जाएगा व्यवहारात्मक पक्ष, जो 45 क्लास तक आपको दिखेगा। अब जब आप पूरी क्लासों को कर लो, सीख लो, समझ लो, तो आप यहां पर सब्जेक्ट टेस्ट में जाएंगे। किस में जाएंगे? सब्जेक्ट टेस्ट में जाएंगे। तो यहां पर आपको 5 अभ्यास के मौके मिलेंगे। तो जब आप अभ्यास 1 पर क्लिक करें जिस दिन भी, वहां पर आपको पीडीएफ अपलोड करने का विकल्प आ जाएगा। तो इन 10,000 प्रश्नों में से या उन अभ्यास प्रश्नों में से जिसको भी आप लिखें और ये चाहें कि इसको सुरेंद्र सर देखकर 2, 3, 4 दिन के बाद हमारा रिव्यू कर दें कि आपने ये जो सीखा है सही सीखा है, अब आप सही स्तर पर पहुंच गए हो, निश्चिंत होकर आप डटे रह सकते हो मैदान में, तो आपको रिव्यू मिल जाएगा। तो 5 कॉपियों पर आपको रिव्यू की सुविधा भी रहेगी। तो ये आपको पूरा एक साथ कोर्स में दिखेगा जिस दिन आप इसको बाय करोगे या जिस दिन हम आपको इसको परचेस करने का विकल्प उपलब्ध कराएंगे। तो पहले चीजों को देखना है, उसके बाद उसको पढ़ना, समझना, उसके नियमों को, उसकी शर्तों को, उस कोर्स को, उसके बाद ही उसके बाय नाउ के बटन को दबाना, उससे पहले नहीं। चलो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास, जो कि आपकी परमार राजवंश की हो गई।